हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम लोग सीटेट के मैथ पेडागोजी के पहले क्लास को देखा था। उसमें आप लोगों का प्यार दुलार बहुत मिला और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का कंटेंट करवा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कंटेंट को जानेंगे। जो मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग जानेंगे। और इसके बाद की वीडियो में हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको करेंगे, जो प्रीवियस ईयर सीटेट का पूछा गया है और अन्य किसी भी एग्जाम में टीचिंग एग्जाम में पूछा गया उस सब को हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका लाभ उन तक भी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम आपको इसके पहले वीडियो हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले वीडियो हम आपको बता चुके हैं कि सीटेट में जो होता है मैथ 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर उसका पेडागोजी होता है और 15 नंबर उसका कंटेंट होता है। अब इस कंटेंट में कुछ सीमित चैप्टर है, आपको 1 to 5 के सिलेबस में सीमित चैप्टर है, लेकिन वही जो आपका 6 to 8 1 to 5 में सीमित चैप्टर है, लेकिन 6 to 8 में थोड़ा सा ज्यादा चैप्टर हो जाता है। तो हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करवाएंगे, लेकिन अभी संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है ये दोनों क्लास के लिए है, ना कि सिर्फ ये क्लास 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए नहीं है, 6 to 8 के लिए 1 to 5 के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, ये सभी क्लास के लिए है। और अन्य भी किसी एग्जाम में आप इसको देख सकते हैं या आपको मदद पहुंचाएगी। तो सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि संख्या क्या होती है। जिस तरह से हमारा हिंदी में एक भाषा होता है, अंग्रेजी में एक भाषा होता है, ठीक उसी प्रकार भाषा को लिखने के लिए आप अल्फाबेट का प्रयोग करते हो, वर्णमाला का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लिखने के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है। संख्या में अंकों का प्रयोग, अंकों से संख्या बनती है। सर्वप्रथम जो होता है वो अंक होता है, अंकों से क्या बनती है, संख्या बनती है। तो कह रहा अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9 को गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है, यानी कि ये सभी क्या है, अंक है। अंकों में कुल संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है ना। 0 से लेकर के कहा 9 तक ये संख्या हो गया, कुल अंक हो गया। इसी अंक से, इसी 10 अंक से जितनी बड़ी चाहे संख्या आप बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या इसी 10 अंक से बनती है। उसके बाद देखिए कह रहा है इन अंकों के द्वारा विभिन्न संख्याओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे ये सब संख्या हो गई, इससे क्या होता है कि कितनी बड़ी भी संख्या, आप जितना बड़ा संख्या चाहे उसको बना सकते हैं। उसका आता है संख्यांक प्रणाली। क्या संख्यांक प्रणाली, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। जो चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है क्या। तो संख्यांक प्रणाली में मुख्यतः 2 प्रकार की प्रणाली निहित है, एक तो दशमलव अंक प्रणाली और एक रोमन अंक प्रणाली। कहने का मतलब ये है कि एक तो दशमलव से होता है, जो हम लोग अधिक प्रचलन में है दशमलव प्रणाली, और रोमन प्रणाली में हम लोग थोड़ा सा अब कम उपयोग करते हैं, ठीक है। हालांकि सभी लोगों को आता होगा रोमन प्रणाली, ये सब चीज। चलते हैं आगे, देखते हैं दशमलव प्रणाली क्या है। तो ये दशमलव प्रणाली होता क्या है। 10 का मतलब क्या होता है, 10 अंक, यानी कि दशमलव में क्या होता है 10, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो दशमलव, यानी सॉरी 10 जो होता है इसी कहा जाता है दशमलव अंक। यानी क्या देखिए कह रहा है 0 से लेकर के अर्थात 10 अंकों से, ठीक है ना, कहा कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। अंकों की संख्या कुल कितनी है, 10 है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, दशमलव अंकन प्रणाली। होने का से दशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में संख्या को 2 प्रकार से लिखी जाती है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो भारतीय संख्यांक पद्धति हो जाता है और एक अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति हो जाता है। क्या क्या, एक भारतीय संख्यांक पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है भारतीय संख्यांक पद्धति के अंतर्गत संख्या को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है। इन संख्याओं को नीचे दी गई तालिका के अनुसार आप पढ़ सकते, समझ सकते हैं। हम नीचे तालिका दिए हैं, उसको आप समझ सकते हैं, हम समझा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये था कि भारतीय संख्यांक प्रणाली जो होता है उसके तहत किसके स्थानीय मान पर लिखे हुए अंकों को आप देख करके पढ़ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमने आपको यहां पर दिया है
सबसे पहले इसमें समझने वाली बात क्या होती है, भारतीय संख्यांक पद्धति में, भारतीय संख्यांक पद्धति, इसमें क्या है कि आप भारतीय संख्यांक पद्धति में दाएं से लिखते हुए बाएं की ओर चलते हैं, है ना। यानी कि पढ़ा ऐसे रहता है, आप लिख तो ऐसे लिख तो किसी तरह सकते हैं, लेकिन पढ़ा ऐसे जाता है, दाएं से बाएं की तरफ पढ़ा जाता है, ठीक है। सबसे जो पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। क्या होता है? इकाई का अंक होता है। उसके बाद कौन सा अंक होता है? दहाई का अंक होता है। उसके बाद सैकड़ा। अब देखिए यहाँ से आप 3-4 चीज सीख सकते हैं, स्थानीय मान भी सीख सकते हैं, सन्निकटन मान भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको कहा जाए कि इकाई का स्थानीय मान कितना होता है? 1 होता है, सर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। दहाई का मान कितना होता है? 10। सैकड़ा का मान कितना? 100, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे क्वेश्चन पूछता है 5, इसमें पूछ दिया आपके 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कितना? स्थानीय मान का मान कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर 6 है, इसको 6 से कितना 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो ये 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 60 होगा। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 60 होगा। उसके बाद होता है सैकड़ा के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता जाता है। इसमें आप एक चीज गौर किए होंगे कि 1000 के बाद क्या? 10,000, 10,000 के बाद फिर क्या? लाख, लाख के बाद फिर क्या? 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ये ऐसा चलता जाता है। ये भारतीय संख्यांक पद्धति में होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में थोड़ा सा अलग होता है। इसमें एक और समझिएगा, कोमा लगाने का चीज। जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए इसमें कहा जाए आपको भारतीय संख्यांक पद्धति के अनुरूप कोमा लगाना है। किसके अनुरूप? भारतीय संख्यांक पद्धति के अनुरूप कोमा लगाना है। तो उसमें कैसे लगाएंगे हम? तो सबसे पहला जो होता है इसमें 3 अंक, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको 3 अंक पे जोड़ना है। और उसके बाद 1000, 10,000, 3 अंक के बाद पहला कोमा लगेगा, उसके बाद फिर दूसरा कोमा लग जाएगा। इसी तरह से पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा लगता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। अच्छा, आपको यहां से इसको पढ़ना भी सीख सकते हैं। जैसे ये कितना लिखा हुआ है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, कितना? कितना लाख? 5 लाख। कितना हजार? कितना हजार पे कितना है? देखिए 1000 पे कितना है? 36,000। अच्छा, कितना 100? 565। कितना? 565। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलते हैं सीधा अपने जो मुख्य टॉपिक है उसकी तरफ। अब ये तो था भारतीय संख्यांक पद्धति। इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। देखिए यह अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। इसमें देखिए आप जो भारतीय संख्यांक पद्धति पढ़े थे उसमें क्या था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यहां तक तो ठीक था। उसके 10,000 का क्या था? लाख था। लेकिन यहाँ 10,000 का लाख नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? 100,000। 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। क्या? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह जाता है। यानी कि यहाँ पर एक चीज आप गौर किए क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, यानी कि पहला भी 3 अंक और अगला भी 3 अंक, और आगे भी जाएगा तो 3 अंक, 3-3 अंक का इसमें जोड़ा बनता जाएगा, 3-3 अंक का पेयर बनता जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। देखिए अब इसमें कहा जाए आपको कोमा लगाने के लिए, हम कोई संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपको कहा जाए कोमा लगाने के लिए किसके अनुरूप? अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति के अनुरूप। तो पहला जो कोमा लगेगा कितने पर? 3 पर, दोनों में, भारतीय संख्यांक पद्धति में भी और अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में। तो 1, 2, 3 यानी कि 1, 10, 100 यानी सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा लग जाएगा 1। अच्छा, उसके बाद क्या? 1000, 10,000, 100,000, क्या? 1000, 10,000, 100,000, यानी कि यहाँ भी 3 अंक के बाद, उसके बाद 100,000 के बाद क्या? मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ना भी सीख रहे होंगे। और अगर नहीं है, ऐसा दिक्कत हो रहा होगा तो कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए दोनों में अंतर क्या है? भारतीय संख्यांक पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में जो अंतर क्या है सो समझिए। हम बताएं आपको इससे पिछले स्लाइड में कि दोनों में क्या होता है? इकाई दोनों बराबर होता है, दहाई दोनों बराबर होता है, सैकड़ा दोनों बराबर होता है, 1000 भी, 10,000 तक कोई डिफरेंस नहीं है।
10,000 तक कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर 100,000 है, लेकिन यहाँ पर 5,000 सॉरी लाख है। यहाँ पर क्या 100,000 है और यहाँ पर लाख है। तो कहने का मतलब क्या, एक 100,000 बराबर कितना लाख, 1,00,000। एक 100,000 बराबर 1,00,000 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर तो ये जो भारतीय, ये ऊपर जो लिखा हुआ है भारतीय संख्या की पद्धति में और नीचे जो लिखा हुआ है वो अंतरराष्ट्रीय संख्या की पद्धति में। आपको एक संख्या दिया गया है, इसके तहत आप इसके रूप आपको समझाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि आपको ये भी कहा जाए कि 1,00,000 बराबर कितना हजार होता है, 100,000 होता है। कितना हजार होता है, 100,000 होता है। अब चलते इसके आगे। अब 100,000 के बाद अंतरराष्ट्रीय संख्या की पद्धति में हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे क्या, मिलियन। क्या पढ़े थे, मिलियन। अब देखिए यहाँ पर मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना लाख, 10 लाख। तो 10 लाख बराबर कितना मिलियन, 1 मिलियन। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, याद रखिएगा। अब देखिए उसका मिलियन के बाद क्या आएगा, 10 मिलियन। क्या, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन बराबर कितना, 1 करोड़। तो आपसे पूछा जाए कि 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, 10 मिलियन। याद रहेगा ना, 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चलते हैं हम आगे। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से आता होगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें भी, तो आराम से देखिए और समझिए। अब आता है रोमन प्रणाली। आपको पता होगा, आप लोग स्क्रिप्ट पढ़े होंगे, लिपि। हिंदी में जब आप हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे होंगे पढ़ना, तो भाषा से प्रारंभ होती है और उसके बाद लिपि पढ़ाया जाता है। तो आप पढ़े होंगे लिपि। लिपि में एक रोमन लिपि आता है, आप लोग को याद होगा। रोमन एक लिपि है, किसकी, इंग्लिश की। क्या है, इंग्लिश की लिपि है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 1 से लेकर के ये जो लिखा हुआ है, ये भी क्या है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया, रोमन प्रणाली। ठीक है ना, रोमन संख्या पद्धति। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 का आई होता है, 5 का भी होता है, 10 का एक्स होता है, 50 का एल होता है, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम होता है। यहाँ पर ये भारी नहीं है, इसमें बहुत आसान है ये 3, यानी कि 3 के बाद चौथा बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे 1 2 3, लेकिन इसके बाद जो 4 लिखा जाता है वो आई भी लिखा जाता है ना। क्या लिखा जाता है, आई भी। ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता, ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 2 3 4, ये चार लकीर है तो ये भी तो 4 हुआ, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि बस 3 अंक तक ही, क्या 3 अंक तक ही लिखा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसी से संख्या बनता हुआ चला जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर कहाँ का दिक्कत होता है वो समझिए। एक तो होता है 40 में दिक्कत, तो 40 में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए अभी बताया 50 का क्या था, 50 का एल, तो एल तो लिख लिए। 50 से कितना कम है, 10 कम है, तो 10 का क्या होता है, एक्स। 10 का क्या होता है, एक्स। इसके पहले लगा दीजिए एक्स, तो एक्स एल से क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है। अब 60 का क्या होगा, तो 60 देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 50 का एल, 60 50 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है ना। 10 का क्या होता है, एक्स, तो क्या हो गया, एल एक्स। इसी तरह से 70 का, 80 का, इस दोनों का आप आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कि 90 का कितना होता है। 90 आपको पता है, 90 देखिए किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 का तो आपको पता है क्या, सी। 100 का पता है ना, तो सी। तो अब देखिए सी पहले दे दीजिए। 100 से कितना कम है, 10 ही ना कम है, तो 10 का क्या होता है, एक्स। तो एक्स सी से क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन था, एक तो 70 था और एक 80 था, और एक और क्वेश्चन रहा, आप 99 का भी रोमन हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। हम आपको ये चीज बता चुके हैं, ये चीज आपको दे दिए थे जो रोमन प्रणाली होता है। ठीक है ना, इसको लेकर के ये कुछ तथ्य दिया गया था, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में हम डलवा देंगे, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, अब अंक से मिलकर के, अंक से क्या बना था, संख्या बना था ना। अब देखिए एक क्या है, एक संख्या भी है और एक अंक भी है कि नहीं है, एक संख्या है और एक अंक भी है। आपसे पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए तो है, एक क्या है, एक संख्या भी और एक अंक भी है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी
संख्या है और साथ ही अंक भी है निम्न में से। तो क्या 1 2 3 4 ये लिखिए 9 तक एक संख्या भी और एक अंक भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये शून्य, शून्य अंक नहीं है, सॉरी अंक है लेकिन कोई संख्या नहीं है, कब तक? जब तक इसके पहले कोई अंक ना लग जाए। ठीक है, याद रखिएगा, जब तक क्या इसके पहले कोई अंक ना लग जाए। ठीक है, तो संख्या अब सबसे बड़ी संख्या, तो हम आपको बताएं कि एक अंकों की, ठीक है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9। क्या? 9। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। वही दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? अब देखिए ना, यहाँ एक अंक बड़ा था 9, तो 9 क्या होता है? 10। तो ये 10 हो जाएगा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 99। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दिक्कत कहां होता है कि सम विषम में जब पूछा जाए, भाज्य भाज्य पूछा जाए, तब जाकर के हमें प्रॉब्लम होती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सम विषम क्या होता है, अभाज्य अभाज्य क्या होता है, सभी चीज को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, अब है अंकों का मान। अंकों का मान मतलब क्या है? मतलब क्या इसको कह सकते हैं? अस्थानीय मान। क्या? अस्थानीय मान। अब अंक का क्या मान? जैसे मान यहाँ पर संख्या दिया गया है, ठीक है, 4,89,765। इसमें आपसे पूछा जाए इस 4 का क्या मान है? इस 4 का क्या मान है? 4 ही है क्या? नहीं, 4 का मान 4 लाख है। क्या? 4 लाख है। ठीक है, तो यहां पर यही क्या हुआ? स्थानीय मान हुआ। ठीक है, दो चीज होता है इसमें, एक होता है स्थानीय मान और एक होता स्थानीय मान और एक होता अंकीय मान। ठीक है ना, दो चीज। आप इसको अंग्रेजी में अच्छा समझ सकते हैं, एक तो होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा सकता है कि स्थानीय मान बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? जरूर बदलता है, लेकिन अंकीय मान नहीं बदलेगा। ठीक है ना, स्थानीय मान बदलेगा लेकिन अंकीय मान नहीं बदलेगा। प्लेस वैल्यू चेंज होगा लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या फेस चेंज होता है? क्या नहीं ना, तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब समझते हैं स्थानीय मान निकाला कैसे जाता है। हालांकि ये सब चीज बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिए है, नोट दिए हैं, इसको आप लोग एक बार उसे हम बता ही दे रहे, लेकिन आप लोग खुद से ही पढ़िएगा। यदि दो अंकों की x और y से बनी एक संख्या 10x प्लस y है, तो x दाहिनी अंक तथा y दाईं अंक होता है। देखिए यह हम इसलिए लिखे हैं कि आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है कि कोई संख्या है, उसका अंक पलट देने पर, ठीक है ना, उसका अंक पलट देने पर, तो अब इस मान लें दो अंकों की संख्या है, उसका जब अंक पलटेंगे तो सबसे पहली संख्या क्या होता है? मान लेते संख्या क्या है? x और y। लेकिन क्या बताइए, ये जो आपका जो स्थानीय मान है, ये इसका स्थानीय मान कितना है? दहाई का है ना, दहाई का। तो इससे पहले क्या होता है? 10 गुना लग जाता, और ये क्या है? इकाई का है, तब ना ये एक संख्या हुआ, है ना, तब ना क्या हुआ? एक संख्या हुआ। समझ गए? अब इस तरीके स्थानीय मान हम आपको निकालना बताते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं 5932। अब आपको कहा जाए इस 9 का स्थानीय मान क्या है? क्या इस 9 का स्थानीय मान क्या है? तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान आपसे पूछेगा भारतीय संख्या पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में स्थानीय मान नहीं पूछेगा आपसे। सबसे पहले पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। इससे ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, इससे ज्यादा भी जा सकता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहां तक भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आपसे हम पूछे कि इस 9 का स्थानीय मान, किसका? इस 9 का स्थानीय मान। तो आपको बताए थे कि इसका मान कितना होता है? 1 होता है। इस स्थान का मान, इस स्थान का मान कितना होगा? 10 होगा, और इस स्थान का मान कितना होगा? 100। ठीक है, जिस स्थान का मान पूछे वहां पर जितना अंक दिया रहे और उस स्थान के मान से उसको गुना कर दीजिए। यहाँ पर 9 स्थान, यहाँ पर स्थान में संख्या कितना दिया गया है? 9, लेकिन स्थान का मान कितना है? 100। तो 100 से हम क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 900। इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 900। कितना हो गया? स्थानीय मान 900। चलिए यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां तक समझने के बाद एक चीज और आता है, क्या हम बताए? फेस वैल्यू। ठीक है, ये फेस वैल्यू, ये समझिए। आपको कहा जाए कि इसके स्थानीय मान और
अंकीय मान का अंतर ज्ञात करें या योग ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि कुछ लोग गलती इसमें हो जाता है, हड़बड़ी में गलती हो जाता है, क्या करते हैं कि 900 900 घटा देते हैं, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि इसका स्थानीय मान और अंकीय मान, ठीक है, तो स्थानीय मान कितना हुआ 900, लेकिन अंकीय मान हम आपको बताया कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, तो अंकीय मान कितना हो गया 9। अब इसका अंतर पूछे तो अंतर, योग पूछे तो योग। ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है। उम्मीद करते ये चीज समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है संख्याओं का वर्गीकरण। क्या? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या का कोई एक नहीं है, बहुत सारे संख्या है। क्या सभी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अभी हमको सभी नहीं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और जो जब समय आएगा तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी लिखते हैं वो दशमलव प्रणाली लिखते हैं। कि क्यों लिखते हैं दशमलव प्रणाली? क्योंकि 0 से लेकर के ये अंकों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दशमलव प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे जो इसमें पहला आता है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। ठीक है ना, क्या? प्राकृत संख्या। तो जो गिनती की संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। क्या? गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आप लोग इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके जरूर 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए कह रहा संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, यानी कि गिनती कहां से प्रारंभ होती है? 1 से ही तो होती है, और गिनती का कोई अंत है क्या? नहीं ना, तो अनंत तक जाती है। यानी कि समूह को n से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? n से, यानी कि नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या कह रहा है? जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है। प्राकृत संख्या क्या? गिनती की संख्या 1 से लेकर के प्रारंभ होने वाली, और इसी में जब शून्य को शामिल किया जाता है, किस चीज को? शून्य को शामिल किया जाता है, तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, उसको पूर्ण संख्या किससे दर्शाया जाता है? W से दर्शाया जाता है। उसका अर्थ है सम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, अगर इकाइयों पर जो है वो भी सम संख्या होगा। आगे बढ़ते, अगला है विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, ये सभी संख्याएं आगे हमको काम देगी, इसलिए याद रखिएगा। जब पूछा जाएगा सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, सम संख्या और विषम संख्या का अंतर, तो यहां पर हम लोग को ये सब चीज काम देगा, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे है पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य। क्या? शून्य भी। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को समझने में और याद रखने में भी। देखिए अभाज्य संख्या क्या है कि 1 से बड़ी उन सभी प्राकृत संख्याओं के समूह जिनमें उस संख्या तथा उस संख्या, क्या? उस संख्या तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल इसके 2 गुणनखंड होंगे। कितने? केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे? 2। एक तो स्वयं से कटेगा और दूसरा जो संख्या केवल 1 से कटेगा। जैसे मान लीजिए 2 है, ये संख्या 1 से भी भाग लग, इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा और इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो क्या 1 को इसमें 1 से भाग लग जाएगा? क्या और कोई संख्या है क्या? नहीं ना, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या? 1 ना ही तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक चीज और याद रखिएगा, जो एक ऐसी मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी और एक रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या है, यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा सकता है कि कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी है? वो केवल और केवल क्या है? 2 है। 2 ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो ये 2 ही है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है और सम संख्या और अभाज्य संख्या भी 2 ही है। ठीक है, चलते हैं हम आगे अपने वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है परिमेय संख्या।
जिस संख्या को आप अंश बट्टा हर, क्या आप लोग याद रखे होंगे पी बट्टा क्यू, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अंश बट्टा हर इसमें लिखा जाए, लेकिन यहाँ जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, एक से अधिक, एक या एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे √2, √3, √7 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा कि √9 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलते आगे कह रहा है सअभाज्य संख्या, क्या सअभाज्य संख्या कह रहा है यदि दो प्राकृत संख्याओं का मौसो अर्थात मौसो एक हो, अर्थात एक के अलावा कोई भी वैशिष्ट गुणनखंड ना हो। क्या कहा सो समझे कि केवल और केवल मौसो कितना होना चाहिए, यानी कि महत्तम समान एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, तो सअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 और 3, 4 और 5 ये सभी क्या है, सअभाज्य संख्या है। इसका देखिए, इसका अगर आप लोग एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ कितना आएगा, एक ही आएगा, दूसरा कोई एचसीएफ आएगा क्या, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, कोप्राइम नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोप्राइम नंबर। अगला है पूर्ववर्ती संख्या, ये समझिएगा, पूर्ववर्ती संख्या सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या को क्या कहता है, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 5, बच्चा में आप लोग पूर्व सीखे होंगे, 5 के पहले क्या होता है 4, और 5 के बाद क्या होता है तो 6। तो ये जो 4 है ये क्या है, पूर्ववर्ती संख्या, ये क्या है, 4 क्या है, पूर्ववर्ती संख्या, 4 क्या है, ये 4 क्या है, पूर्ववर्ती संख्या, और ये 6 संख्या है परवर्ती संख्या, 6 क्या है, परवर्ती संख्या। आगे परवर्ती संख्या आगे आएगा, देखिए आगे है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या है, अच्छा इंग्लिश में याद रखिएगा, एक होता है प्रीडिसेसर, ठीक है, और एक होता है सक्सेसर, यानी कि प्री मतलब पहले और सक्सेसर मतलब सफल के बाद, ठीक है, संख्या के बाद, किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हाँ एक और याद रखिएगा, पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाया जाता है और परवर्ती संख्या में एक जोड़ा जाता है, पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाया जाता है और परवर्ती संख्या में एक जोड़ा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।